नमस्कार, आप देख रहे हैं DRK न्यूज यूपी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बीजेपी के साथ बड़ा खेला, रातों रात गायब हुए 3 करोड़ वोटर, योगी सरकार के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सियां हिला दी हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसे देखकर राजनीतिक पंडितों के गणित फेल हो गए हैं। सोचिए, एक झटके में प्रदेश के लगभग 3 करोड़ मतदाताओं का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। जैसे ही यह खबर आई, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये वोट वापस नहीं आए तो अगले साल होने वाली सत्ता की जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। चुनाव आयोग ए द्वारा जारी किए गए ताज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। यह कुल वोटर्स का लगभग 19% हिस्सा है। आयोग का कहना है कि ये वो लोग हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वे अपना घर छोड़कर कहीं और बस गए हैं या फिर उनके नाम 2 जगहों पर दर्ज थे। इस भारी कटौती के बाद अब यूपी में केवल 12.55 करोड़ मतदाता ही बचे हैं। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा निरस्त, योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने 910 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों और चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अप्रैल 2025 में आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर अनियमितता, धांधली और अवैध धन वसूली से संबंधित गंभीर सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोपनीय जांच कराई गई। जांच के दौरान STF उत्तर प्रदेश ने फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया। यूपी के स्कूलों में फिर बड़ी छुट्टी, प्रयागराज, बनारस के बाद इन जिलों के DM ने भी जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में हार्ड कंपा देने वाली ठंड के बीच एक बार फिर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी के बाद वाराणसी सहित कई अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने भीषण सर्दी के मद्देनजर स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। कुछ जिलों में 12वीं तो कुछ में 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है कि छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं बदायूं में सभी बोर्डों के सभी माध्यमिक विद्यालयों को 8 से 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। अलीगढ़ में भी नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। लखीमपुर में 14 जनवरी तक 12 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश पहले ही जारी किया गया था। इसी तरह बदायूं में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक पहले से बंद हैं। प्रयागराज में 4 घंटे तक चला ग्रामीणों और तेंदुआ में युद्ध, हमले में 2 लोग घायल हुए। हर ओर थी दहशत। गुरुवार सुबह का वक्त था, दर्जनों लोगों के हाथों में लाठी डंडा था, फिर भी खौफ में थे। शोर मचाते हुए वे गंगा पार में झूंसी स्थित चिबैया गांव में तेंदुआ को दौड़ा रहे थे। तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह गांव के इधर से उधर भाग रहा था। पीछे पीछे ग्रामीण थे। इस दौरान करीब 4 घंटे तक ग्रामीणों में दहशत का आलम था। पुलिस के साथ PSC जवान भी बुला लिए गए थे। उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। इस दौड़ भाग में 2 लोग तेंदुए के हमले से घायल भी हो गए। इस लुका छिपी के बाद आखिर तेंदुआ गांव स्थित इन्वर्टर व बैटरी का काम करने वाले शेखर सिंह के घर में घुस गया। इस मकान में पहले से ही कुछ महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। तेंदुआ जैसे ही घर में घुसा, ग्रामीणों ने तत्काल बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शेखर के परिवार वाले भी इसी घर में कैद हो गए। दहशत में इन लोगों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बाहर शोर शराबा हो रहा था और अंदर तेंदुआ और शेखर के परिवार के लोग थे। इसके बाद ग्रामीणों ने मशक्कत करके घर के रोशनदान से सभी को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। तब उनकी जान में जान आई। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग पर चला पीला पंजा, नगर परिषद ने हटाया वर्षों पुराना अतिक्रमण। राजस्थान के करौली में गौतम बुद्ध नगर
श्यामनगर और आदित्य नगर को जोड़ने वाली मेन रोड पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जों के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम और एक्टिंग कमिश्नर प्रेमराज मीणा के कहने पर और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनोवाल के निर्देश पर नगर परिषद ने शहर के पुलिस थाने से पुलिस टीम की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कब्जों को हटाया। इस दौरान कुछ महिलाओं और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की। गौतम बुद्ध नगर इलाके और श्याम नगर में मेन रोड पर अवैध निर्माण और कब्जों की वजह से काफ़ी समय से ट्रैफिक जाम था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर कब्जों की वजह से लगातार ट्रैफिक की दिक्कतें हो रही और इमरजेंसी सेवाओं को भी आने जाने में दिक्कत। मेरठ का नीला ड्रम अब दिखेगा ओटी पर। सौरभ राजपूत हत्याकांड पर बनी वेब सीरीज कल होने वाली है रिलीज। यूपी के मेरठ का सबसे चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस हत्याकांड पर वेब सीरीज बनकर तैयार हो चुकी है। हनीमून से हत्या वाई विमेन किल का पोस्टर थोड़े दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 ने जारी कर दिया था। अब सीरीज 9 जनवरी को रिलीज होगी और इसमें कुल 5 एपिसोड होंगे। वहीं दूसरी ओर इस जघन्य हत्याकांड से जुड़े मुकदमे का ट्रायल मेरठ की जिला अदालत में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आए इस हत्याकांड को नीला ड्रम केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में मृतक सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डालकर सील कर दिया गया था। यह तरीका इतना भयावह था कि मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया। इस मामले का एक और पहलू जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह यह है कि नवंबर 2025 में मुस्कान ने जेल में रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया। इससे पहले सौरभ और मुस्कान की एक बेटी पीहू पहले से है। मुस्लिमों संग मीट कारोबार और जनता के सामने हिंदूवादी। संगीत सोम पर विधायक अतुल प्रधान का हमला। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बड़ा हमला बोला है। अतुल प्रधान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि संगीत सोम एक तरफ तो मीट का व्यापार कर रहे हैं, मुस्लिम मीट कारोबारियों की कंपनी में हिस्सेदारी है। अतुल प्रधान ने संगीत सोम की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि सरकार पिछले 11 सालों में संगीत सोम की सुरक्षा पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने मूत्र पर पात के सकता के बातक को कहा कि और अंदर सकाल को पर्यान कारोबारियों कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों से सुरक्षा मिली हुई है, जिस पर हर महीने 40 से 50 लाख रुपये खर्च होते हैं। हाल ही में उन्हें बांग्लादेश से जो धमकी मिलने की बात कही जा रही है, केंद्र ने कहा कि इस 50 लाख रुपये खर्च होते हैं। चमकेवाल कहा कि पूरी को लेकर एकवान भी आने की बात कही जा रही है, वह महज उनकी सुरक्षा बचाने का एक प्रोपेगेंडा है। प्रधान ने मांग की कि सोम पर पहले हुए हमलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज तक उन मामलों का खुलासा नहीं हुआ। सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। 6 राज्यों के 15 शहरों में ईडी की छापेमारी। देश भर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े ठगी रैकेट का प्रवर्तन निदेशालय ने पर्दाफाश किया है। गुरुवार सुबह से ही ईडी ने 6 राज्यों के 15 शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू की, जिससे हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई एक संगठित गिरोह के खिलाफ की जा रही है, जो फर्जी नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर के जरिए बेरोजगार युवाओं को ठग रहा था। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह भारतीय रेलवे समेत करीब 40 सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। फर्जी दस्तावेजों और नकली ईमेल आईडी के जरिए युवाओं को भरोसे में लिया जाता था, जिससे यह स्कैम लंबे समय तक चलता रहा। ईडी की जांच के मुताबिक यह फ्रॉड गैंग रेलवे के अलावा डाक विभाग, वन विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, डीडीए और राजस्थान सचिवालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम पर ठगी कर रहा था। युवाओं को आरपीएफ, टीटीई और रेलवे टेक्नीशियन जैसे पदों पर नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। ईडी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है और आने वाले दिनों में इस फर्जीवाड़े से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है। आप में बेटियों को बड़ा तोहफा। 2 बहनें पढ़ेंगी तो एक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त। योगी सरकार की तैयारी से लाखों परिवारों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अहम पहल की तैयारी कर रही है। सरकार का प्लान है कि अगर किसी परिवार की प्राण को किसी में लाखा, प्लान है कि पढ़ाई की पास को, बहन की पढ़ाई की पास को और अहम पहल की पढ़ाई की पास को।
कि 2 सगी बेटियां एक ही स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस मुफ्त कर दी जाए। इस योजना के तहत निजी और सरकारी दोनों तरह के शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग को इस योजना की पूरी प्रक्रिया और शर्तें तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निजी स्कूल नहीं माने तो सरकार भरेगी फीस। कोविड महामारी के दौरान प्रभावित परिवारों के बच्चों की मदद के लिए योगी सरकार ने पहले मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए थे कि अगर किसी स्कूल, कॉलेज या निजी शैक्षणिक संस्था में 2 सगी बहनें पढ़ रही हों तो संस्थान से अपील की जाए कि वह एक बच्ची की ट्यूशन फीस माफ़ करे। बेटियों की शिक्षा को मिलेगा बड़ा सहारा। सरकार की यह पहल उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है जहां आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस योजना से न सिर्फ बेटियों की स्कूल और कॉलेज तक पहुंच बढ़ेगी बल्कि बालिका शिक्षा को मजबूती भी मिलेगी। लखनऊ अयोध्या मार्ग पर पॉलिटेक्निक से बनने जा रही 6 लेन एलिवेटेड रोड, लाखों का सफर और आसान। राजधानी लखनऊ में अयोध्या मार्ग पर पॉलिटेक्निक से इंदिरा नहर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। रोड डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य सेतु निगम करवाएगा। निर्माण कार्य के पहले चरण में पॉलिटेक्निक से अयोध्या रोड पर रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किमी तक की रोड बनाई जाएगी। दूसरे चरण में उसके आगे किसान पथ तक की शेष 4.3 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे आने जाने वाले लाखों यात्रियों का सफर और आसान होगा। यूपी में ठंड का कहर बरकरार। हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से जनजीवन बेहाल। 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से बर्फीली हवाओं के साथ हार्ड कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश में फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं और आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की सर्दी का प्रकोप यूं ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि आज प्रदेश के करीब 25 शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। तेज ठंडी हवाओं के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता काफ़ी कम हो सकती है। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, कानपुर, चित्रकूट समेत कई जिलों में घने कोहरे का असर दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कोहरे की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। पूर्वांचल को बड़ी रेल सौगात। गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी को मिली हरी झंडी। जल्द दौड़ेगी ट्रेन। प्रयागराज और गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सांसद रवि किशन शुक्ला के सतत प्रयासों से गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस खबर के बाद यात्रियों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि अब प्रयागराज की यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होगी। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला लंबे समय से इस ट्रेन को शुरू कराने के लिए रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के संपर्क में थे। कई बैठकों और पत्राचार के बाद 8 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही इंटरसिटी ट्रेन के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। खासकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस ट्रेन से यात्रा समय कम होगा और नियमित सफर करने वालों को बेहतर विकल्प मिलेगा। सीतापुर में सपा जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस। नगर पालिका ने 15 दिन में परिसर खाली करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सियासी हलचल बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका की ओर से सपा जिलाध्यक्ष को भेजे गए नोटिस में 15 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि टाउन हॉल परिसर में स्थित जिस जमीन पर सपा का जिला कार्यालय बना हुआ है वह नजुल की भूमि है और उस पर पार्टी कार्यालय का निर्माण अवैध है। प्रशासन के अनुसार सपा सरकार के कार्यकाल में यह जमीन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया था। यह मामला करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन सपा सरकार के दौरान लगभग 3000 वर्ग फीट की यह कीमती जमीन महज 100 रुपये सालाना किराए पर पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी। नगरपालिका प्रशासन ने नोटिस में साफ कहा है, मुश्किल में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली तुर्कमान गेट पर बवाल के वक्त भड़के, पहले भी रहे, विवादों में रहे।
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस करीब 100 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की धरपकड़ में जुटी है। एक वीडियो में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी सांसद को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही समन भेजा सकता है। मोहिबुल्लाह नदवी फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हिंसा भड़कने के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के लगातार अनुरोध के बावजूद वो वहीं खड़े रहे। वो बैरिकेड को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते देखे गए। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रजानगर गांव के निवासी हैं। वो 2005 से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद में इमाम की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जाता है कि रामपुर से अखिलेश पहले बदायूं के पूर्व सांसद सलीम शेरवानी, कमाल अख्तर या मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन सभी ने इसे ठुकरा दिया तो नदवी को मौका मिल गया। बीआरडी पहुंचे अजय राय को अमिताभ ठाकुर से मिलने से रोका गया। कांग्रेस नेता ने योगी सरकार पर लगाए आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर शाम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां वो आईसीयू में भर्ती पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर से मिलना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसे लेकर अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा और अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को कल सुबह तड़के 3 बजे से 4 बजे के करीब तबीयत अधिक खराब होने की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। डॉक्टर की टीम ने उन्हें वार्ड नंबर 14 की आईसीयू में भर्ती किया है। वहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर उन्हें लखनऊ रेफर करने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि योगी सरकार में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा है।